आज कार्यक्रम होची पुलांग वक्तृता कार्यक्रम। पुलांग केवल एक गछ नुहे, पुलांग परिवेश एवं मनुष्य पई अत्यंत अनन्य उपादान जहाँ तांकर जीवन पई आवश्यक। परिवेशर सुरक्षा पई एवं मनुष्यर संघर्ष रे एक उपादान भाव में पुलांग गछर सहयोग रही आसी अनेक वर्ष रु। जेतेबेले विद्युत शक्ति नथिला सेही समय रे ओडिशार ग्रामांचल महिला माने पुलांग गछर मंजी डाल पत्र ए सब को संग्रह करती एवं सेथिरे जो तेल प्रस्तुत हुए सेथिरे दीप जले अंधार राति रे घर आलोकित हुए। पुलांग केवल एक गछ नुहे, पुलांग एक अनुष्ठान, एक संगठन। एथिरे अनेक महिला अछंती एवं पुलांगर सृष्टि होउची प्रोफेसर विद्युत महांती मनभूमि रु जे ग्राम्य संस्कृति परिवेश एवं जीवन उपरे मनुष्यर संघर्ष उपरे अनेक गल्प लिखिचंती। तांकर एक गुरुत्वपूर्ण गल्प थिला पुलांग। सेही गल्पटी को आधार करी संगठनटी गढ़ा हेची। एथिरे अछंती अनेक सांबादिका जो माने पत्रकारिता करूचंती, अछंती अनेक प्रोफेसर महोदय, अछंती डॉक्टर्स एवं अछंती मध्य एक्टिविस्ट और समाज सेवा रे निजको नियोजित करिथिबा अनेक महिला आ समस्त विचारबोध को नहीं पुलांग मात्र 3 वर्ष हेलानी कार्य आरंभ करिछि। पुलांग होची गवेषणा चक्रर एक क्षुद्र शाखा मात्र। गवेषणा चक्र विषय आपण माने समस्त जानिचंती जे 30 वर्ष रु ऊर्ध्व काल गवेषणा चक्र ओडिशार विभिन्न दिगरे गवेषणा आलोचना एवं विकल्प विकास नीति संबंधी अनेक गुड़े पुस्तक प्रकाश करी आसीची। गवेषणा चक्रर एक छोट शाखा होची पुलांग संगठन, जहाँ मुख्यतः महिला मानकर विचारधारा, महिला मानकर समस्या को नहीं आगो को जीवो। आज पुलांग कार्यक्रम आमे वक्तृता कार्यक्रम आरंभ करबा को जाउचे। एई अवसर रे हम मानक भितरे जो अतिथि माने उपस्थित अछंती समानकर परिचय प्रदान करिबा अति जरूरी। आपण माने समस्ते प्रायतः जानिथिबे आजिकार मुख्य वक्ता जी आम मानक आज तांकर अभिज्ञता रु तांकर संघर्षमय जीवन रु किछि वक्तव्य देबे से होचंती श्रीमती दयामणि बल्ला महोदया। श्रीमती बल्ला तांकर दीर्घ वर्ष वर्षर संघर्ष चाली रहिछि स्थानीय लोक मानकर बा मूल निवासी मानकर जीवन संघर्ष को किभଳି भाबरे सुधारी परिबे एवं सांप्रतिक समय जेमिति भाबरे विकास नीति आम देश रे बा विश्व रे खनि बृहत शिल्प डैम ए सबुर बा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ए सब जिनस स्थापन करिबा द्वारा जेमिति भाबरे परिवेश र क्षय होउची एवं जेमिति भाबरे मनुष्य जीवन दुर्विषह है उठुची से संबंध रे श्रीमती बल्ला महोदया वर्ष वर्ष धरी गोटे सचेतनता सृष्टि करिसंती एवं विभिन्न जन आंदोलन को से रूप देइसंती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आंदोलन तांकर थिला आर्सेल मित्तल कंपनी अगेंस्ट विरुद्ध रे, जहा द्वारा कि सेठारे प्रस्तावित एक स्टील प्लांट को बाध्य है सरकार बंद करिसंती एवं सेथि पई श्रीमती बल्ला महोदया को झारखंड लहमान विभाग रे हम माने जानिचे। वर्तमान आमे अनुरोध करिबा हमर मुख्य अतिथि श्रीमती दयामणि बल्ला महोदया को से तांकर वक्तव्य रखिबे। के आयोजक और इस हॉल में उड़ीसा में जल जंगल जमीन की रक्षा के संघर्ष में लगातार संघर्षशील हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रफुल्ल सामंतराय जी, मंच में जितने हमारी बहनें हैं और उसके साथ ही जितने भी प्रबुद्ध जन आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सबको को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार।
मैं उड़िया थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ। मैं हिंदी भाषी हूँ। आप लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। मैं अंग्रेजी बोलूंगी तो जितना मैं बोलना चाहती हूँ उसको 2 दिन में मैं जोड़ जोड़ के बोल पाऊंगी। असली की मैं विशुद्ध गांव से आती हूँ, विशुद्ध रूप से किसान के परिवार से आती हूँ। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ उसको समझने का। मैं आयोजकों को पहले ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे आज जल जंगल जमीन पर आदिवासी समाज के अधिकार पर आपने बोलने के लिए अवसर दिए हैं। मैं अपनी बात शुरू वहां से करना चाहती हूँ कि जब हम जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार के सवाल है, चाहे आदिवासियों के ट्रेडिशनल राइट्स की बात करेंगे या तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करेंगे, आदिवासी समाज सिर्फ उड़ीसा झारखंड नहीं लेकिन पूरे विश्व में हम देखेंगे तो आदिवासी समाज का जंगल को, झाड़ी को साफ करके खेती लायक जमीन बनाने का, गांव बसाने का और पूरी तरह से पर्यावरण के साथ अपने को तालमेल के साथ पूरा तारतम्य के साथ जिंदगी गुजारने का, बिताने का उनका अपना अलग इतिहास है। और यही जो जंगल को साफ करके, झाड़ी को साफ करके गांव जो बसाए हैं, बाघ भालू जैसे खूंखार जंगली जानवरों से वो संघर्ष किए हैं और संघर्ष करने के बाद गांव को आबाद किए हैं, इलाके को आबाद किए हैं। और इनका जो ये संघर्षशील इतिहास है वही जंगल जमीन नदी पहाड़ पूरा पर्यावरण के साथ आदिवासियों का जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को दूसरे जो और समाज है उस समाज से अलग करता है। आदिवासी समाज जैसे जंगल को साफ करके अपना गांव बसाया या हम कहेंगे कि अपना हेरिटेज समझा, और उस हेरिटेज के साथ आदिवासी समाज का पिता और पुत्र तुल्य रिश्ता है। और ये भी हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जंगल जमीन नदी पहाड़ और आदिवासी समाज एक दूसरे से अलग होके वो अपना अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ये हम इतिहास की बात केवल नहीं लेकिन आज 2023 की बात अगर हम करेंगे पूरे वर्ल्ड में तो ये पूरी तरह से सत्यता के साथ हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी इतना संघर्ष के बाद भी जंगल वहीं पर आज भी बचा हुआ है जहां आदिवासी समाज है। पहाड़ नदी झील और झरने आज भी वहीं पर जिंदा है जहां पर आदिवासी समाज है। कारण कि आदिवासियों ने जंगल को, जमीन को, इस धरती को अपना हेरिटेज माना और उसकी रक्षा वो पूरे इतिहास में हम उनको देखते हैं कि उसके लिए वो जान देते हैं। लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा भारत के साथ पूरा विश्व की भी बात करेंगे तो वो एक ही बात कहते हैं कि हम किसी भी कीमत में अपना एंसेस्टर का जमीन
नहीं लेने देंगे। हर मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं, हर कारपोरेट के खिलाफ लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं और उनको ताकत कहां से मिलती है? ताकत उनको जमीन से मिलती है, नदी झील झरनों से मिलती है, उनको नदी में जो बहता हुआ पानी है उनसे मिलती है, जंगल की हरियाली पेड़ पौधों से मिलती है, उनको ताकत आकाश में जो उन्मुक्त उड़ने वाले पंछियों से मिलता है, उनको जो अचल जो खड़े हैं पहाड़ उनसे आदिवासी समाज को ताकत मिलती है। और यही कारण है कि आदिवासी समाज कोई भी इतिहास को देखेंगे तो वो कभी भी अपना जल जंगल जमीन के साथ सौदा नहीं किया, ना तो आदिवासियों ने किसी के सामने जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई में कभी सर झुकाया, कभी घुटना नहीं टेका। यह इतिहास गवाह है। आदिवासी समाज के साथ 12 महीना होता है साल में, हम लोग जानते हैं। 12 महीना में मूल रूप से 4 मौसम मुख्य रूप से होते हैं। बसंत ऋतु, जाड़ा ऋतु, गर्मी ऋतु, बरसात ऋतु। और ये जो चारों जो ऋतुएं होते हैं 12 महीने में, इस 12 महीने में प्रकृति का शायद आप लोगों ने देखा होगा, प्रकृति का जीवन चक्र ये 12 महीना में हर मौसम में अलग अलग उनका जीवन चक्र चलता है, उनकी जीवन शैली चलती है। और उस जीवन चक्र के साथ ही आदिवासी समाज का उनका धार्मिक आस्था, पर्व त्योहार, रीति रिवाज और एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होने के नाते उनका इकोनॉमी भी उसी 12 महीना में उनका इकोनॉमी की साइकिल भी वो चलता है। बसंत ऋतु आता है, जहां से मैं झारखंड से आती हूँ। बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु आने के पहले जंगल अपना पेड़ अपने पुराने पत्तों को नीचे गिराते हैं। उसके बाद नए पत्ते आते हैं, नए पत्तों के साथ नए पत्ते जैसे आते हैं, प्रकृति को शायद आप लोगों ने बढ़िया से नजदीक से देखे होंगे। जैसे वो नए पत्ते आएंगे, प्रकृति का नियम है पेड़ पौधों का, उसमें नए कोपलों के साथ नई कलियां आती हैं। झाड़ियों की भी बात करें तो पत्तियों के बाद वो नए कोपले आते, कलियां आती हैं फूल खिलने के लिए। और जब नई कलियां आती हैं तो हम निश्चित रूप से सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस पौधा में, इस झाड़ में, इस लतर में अब फल लगने वाला है। और फल कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। चाहे हम आदिवासी समाज की राइट्स की बात करेंगे, दलित राइट्स की बात करेंगे, या तो कारपोरेट जगत के लोगों की भी बात करेंगे, तो वो जो जंगल झाड़ में जो नए पत्ते आते हैं या तो नए फूल खिलते हैं और नए जो फल आते हैं, कारपोरेट घराना हो सकता है वो एक सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होगा। जैसे भारत में 10-12 लोग अमीर लोग हैं, उनकी गिनती में आता हो, लेकिन उस झाड़ लतर पेड़ पौधे के फूल से, उनके पत्ते से, उनके फल से और उसी खेत के अनाज से वो भी जिंदा रहता है। आदिवासी समाज का ये जो इतिहास है, उनकी भाषा और संस्कृति, नदियों की धारा जितनी तेज गति से बहती है,
आदिवासी समाज का भाषा और संस्कृति उसी गति से वो अपनी जीवंतता के साथ आगे बढ़ती है। अब जिस रफ्तार से आदिवासी का संघर्ष तेज होता है, उनके सामने बड़े बड़े कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो जिस रफ्तार से जंगल के पेड़ों की हरियाली, पत्तों में जो हवा के झोंके जो पड़ते हैं और उसमें जो आवाज आती है, साथ में चिड़ियों की जो कलरव आती है, वो उनके आंदोलन में एक नई ताकत, नई ऊर्जा भरने का काम करता है। ये आदिवासी समाज, उनका इतिहास, उनकी पहचान, उसकी संस्कृति और उनका जो कलेक्टिवनेस इसी जंगल और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब भाषा तब अपने आप खत्म होता है जब आदिवासी समाज को उनके जंगल से, जमीन से आप अलग कर देंगे, नदी और पहाड़ से आप अलग कर देंगे, आदिवासी समुदाय का कलेक्टिवनेस जैसे खत्म होगा, उनकी भाषा, संस्कृति, उनकी पहचान अपने आप खत्म होती है। ये दयामनी बारला नहीं कह रही है, लेकिन आजादी के बाद पूरे भारत में जितने भी सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, माइनिंग हुआ है, ये गवाह है कि आदिवासियों को जैसे जंगल से आप हटाएंगे, उनका हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज यही कारण है कि हम सारे लोग जब इंडिजिनस राइट की बात करते हैं, तो सभी जगह आदिवासी बोलते हैं कि जब सरकारें या तो कारपोरेट तो सामने नहीं आता है, देश का पॉलिसी है, कहीं भी जमीन लेने का रहता है तो वहां पर सरकार ही सामने आती है, राज्य सरकार आती है, केंद्र सरकार सामने आती है और वो कहती है कि तुमको जमीन का हम कीमत देंगे, तुमको हम तुम्हारे रोजगार का मुआवजा देंगे। आदिवासी हमेशा बोलता है कि तुम किसका मुआवजा दोगे? क्या हमारा इस एग्रीकल्चर लैंड का, जहां से हमारा अनाज पैदा करता है, और पूरे देश के 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ की आबादी के पेट में सिर्फ किसानों का अनाज जाता है, उसका तुम कौन सा मुआवजा दोगे? और हमारे नदी और झरने जो पूरी सृष्टि को, पूरे इन्वायरमेंट को जिंदा रखता है, उस नदी, झील और झरनों का तुम क्या मुआवजा दोगे? मुआवजा किस चीज का दोगे? जो हमारे जंगल की हरियाली है, हमारा शुद्ध हवा जिस पर्यावरण से पूरे वर्ल्ड को जिंदा रखता है, ऑक्सीजन देता है, उसका तुम क्या मुआवजा दोगे? हमारी भाषा और संस्कृति का कंपनसेट तुम कैसे कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। और जहां भी भारत देश में या तो पूरे दुनिया भर में, जहां भी हम अपने कल्चर की लड़ाई लड़े हैं, जहां भी हम अपने पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़े हैं, जहां भी अपना हेरिटेज की बात किए हैं, हम हर हालत में इंडिजिनस समुदाय, ट्राइबल सोसाइटी अपनी लड़ाई जीता हुआ है। सामने है आपके उड़ीसा में नियमगिरी, पूरे भारत में एक बड़ा उदाहरण पेश करता है कि नियमगिरी में जो डोंगरिया आदिवासी हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि नहीं, इनका ये राइट्स है कि 5वीं अनुसूची में जब ये डोंगरिया आदिवासी समुदाय नहीं करता है, जमीन लेने के लिए आपको अलाउ नहीं करता है, पहाड़ को तोड़ने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो कोई भी कानून आपके सामने नहीं हो सकता है बना जो इनकी बातों को, इनके जो राइट्स है, उनका आप वायलेट करोगे। आज बात हो रही थी सुप्रिया मैम से कि यह
पुलंगा मैं पूछ रही थी कि पुलंगा का मतलब क्या है, तो बताइए। अभी यहाँ पर भी बताए, पुलंगा का मतलब एक पेड़ होता है। और जब बता रही थी तो मैं समझ गई, मेरे दिमाग में आ रहा था कि उनका पत्ता भी काम में आता है, उनका डाली भी, उनका पेड़ भी। तो मैं सोचने लगी कि हमारे झारखंड में उसी तरह का, जिससे मैंने बत्ती, उसका तेल से दीपक भी जलता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो करंज पेड़ तो नहीं है। झारखंड में करंज जो होता है हमारा ट्रेडिशनल है, वो हमारा इकोनॉमिक ने, आदिवासियों का इकोनॉमिक का सबसे बड़ा आधार हमारा जंगल झाड़ी, हमारा ट्रेडिशनल पेड़ पौधे हैं। तो पुलंगा को मैं उससे मैंने कंपेयर करके देख रही थी कि ये उसी तरह से है। जब वो बता रही थी कि नहीं, एक गांव में विद्युत मैम गई थी, तब उन्होंने ऐसा पाया, तब मैं देख रही थी, मुझको याद आ रहा था अपना बचपना कि हम लोग एरंडी का पेड़ होता है, और एरंडी का पेड़ से जो बीज होता है उसको तोड़ के सुखा के, जब मैं छोटी थी तब हम लोग उसका बत्ती जला के हम लोग किताब रात को हर रात उसी से पढ़ते थे। हमारी माँ खाना बनाती थी कि उसी का दीपक से। और हमारे यहाँ करज का पेड़ मैंने जिधर जाएंगे उधर इतना ज्यादा है। और उस करज का पेड़ से, फल से बीज निकालते हैं और उससे तेल निकालते हैं, जिसको आज भी, आज तो हम हमारी सरकार बोलती है कि नहीं, ज्यादा चकमक नहीं करना है, अब चाइना का बत्ती नहीं लगाना है पर्व में, त्योहार में। लेकिन हम लोग तो मैंने वो दिया देखे हुए हैं, और आज भी सारे लोग आपका दीपावली में करंज तेल जब तक नहीं जलाता है तो कोई भी उस त्योहार को पवित्र नहीं मानता है। तो क्या है, तो हमारा ट्रेडिशनल पेड़ है, हमारा इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है, जिससे इसको छोड़ के आज भी आप दिवाली का त्योहार आप नहीं मना सकते हो। और हर कोई हर साल करंज का तेल आप खोजते हैं। रांची शहर में, मैं उड़ीसा की बात नहीं जानती हूँ, लेकिन रांची शहर में जैसे जैसे दिवाली पहुंचता है, रांची शहर का हर बड़े बड़े सेठ के यहाँ तक कि आप तो अंबानी का मॉल में भी करंज तेल जाता है, और वहां से लोग खरीदते हैं और दीपावली मानते हैं। और जब हम लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा जंगल नहीं काटने देंगे, तो बोलेगा आदिवासियों को कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग विकास विरोधी हैं। हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं। हम लोग इस देश को सींचने वाले और इस सृष्टि को जिंदा रखने वाला हमारा ये सोसाइटी है, जो कहता है कि अगर सृष्टि को जिंदा रखना है तो आदिवासियों को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आदिवासी लोग लड़ते हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब से लड़ाई लड़ते लड़ते, जब मैं कॉलेज में थी तब जस्ट कॉलेज से निकले थी, तब से 94 से लड़ाई के मैदान में, आज तक लड़ाई के मैदान में रह गई, लड़ाई के मैदान में रह गई। लड़ाई लड़ना, कभी बात हो रही थी, मुझको मैम बोल रही थी कि नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ना है संघर्ष के मैदान में, और महिलाओं का लीडरशिप को आगे बढ़ाना है। प्रफुल्लता के साथ हमारा लड़ाई के मैदान में, जब झारखंड से मैं लड़ते लड़ते बाहर निकलने लगी, और बाहर जब देश स्तर में जो बड़े मंच बने, चाहे वो NAPM का मंच हो, चाहे इंसाफ का मंच हो, जब पूरे भारत में जहां जहां पर भी जमीन बचाने का, जंगल बचाने का, समुद्र के तट को बचाने का कारपोरेट घराने से लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो प्रफुल्ल दामोदर के साथ 15-16 साल पुराना, मतलब इन लोगों का हाथ पकड़ के, मतलब हाँ, लड़ाई तो लड़ना ही है। आप लोगों का यहाँ 3-4 लड़ाई में मैं आके आप
का लड़ाई में शामिल हो चुकी हूँ। तो जहां झारखंड में संघर्ष का बात है, मैं एक बात जरूर करना चाहती हूँ, जहां भी हम लोगों ने भाषा और संस्कृति और आप अपना आइडेंटिटी की बात की, हम लोगों ने हर लड़ाई जीता है, हर लड़ाई जीता है। जहां लोग मुआवजा की बात किए और जहां पर आदिवासी समाज लीडरशिप में नहीं था, वो लड़ाई हार गए हैं। अब ये सोचने की बात है, जहां पर भी आदिवासियों का लीडरशिप रहा, हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। और जहां पर लोगों ने मुआवजा की बात की, वहां पर लोग लड़ाई हार गए हैं। जहां पर 30 साल से जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जहां पर 256 गांव पानी में डूबने वाला था, 55,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड जमीन पानी में डूबने वाला था, 27,000 हेक्टेयर जंगल डूबने वाला था, 2.5 लाख की पॉपुलेशन वो डिस्प्लेस होने वाला था, हम लोगों ने लड़ाई जीता है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज केंद्र सरकार के खिलाफ अब 30 साल हो गए और 30 साल में भी हम लोगों ने लड़ाई जीता है। वहां पर भी हम लोग वहां पर 245 गांव को हटा के वहां पर परमानेंट फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का बात था। वहां पर भी हम लोग 245 गांव को बचाए हैं और झारखंड में सबसे बिहार जंगल, सबसे इकोसिस्टम, जहां पर बायोडायवर्सिटी अगर सबसे ज्यादा जिंदा है, तो वो नेतरहाट पलामू के क्षेत्र में है। अब उसको सरकार बोलती थी कि नहीं, यहीं पर फील्ड फायरिंग रेंज बनाएंगे। हम लोग बोलते थे कि जहां पर आबादी नहीं है, जहां से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जहां से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, वहां आप फायरिंग रेंज बनाइए। आप रेगिस्तान में चले जाइए और वहां पर फायरिंग रेंज बनाइए। सरकार बोलती है कि नहीं, वहां पर हम फायरिंग रेंज बनाएंगे और हमारे सेना अभ्यास करने के लिए जाएगी तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि यार इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजादी दी है, और आप करते हुए आपका दलील है कि वहां पर जाएंगे तो हमको फायरिंग अभ्यास के लिए कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, और ये आदिवासियों का कोई कॉस्ट नहीं है, जंगल का कोई कॉस्ट नहीं है, और आप कहते हो कि हम वहीं पर फायरिंग रेंज बनाएंगे। मित्रों, हम लोगों ने कहा कि आदिवासियों के कॉस्ट में कोई भी फायरिंग रेंज नहीं बनेगा, नहीं बनने दिया। जहां तक महिलाओं का लीडरशिप का बात है, कोल कारो आंदोलन में 60% महिला लीडरशिप है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में जो आंदोलन चला, उसमें भी 65% लीडरशिप है। राज बनने के बाद कोल कारो आंदोलन में गई, उसके बाद मैं खुद अपने लीडरशिप में मैंने 4 लड़ाई जीती। मैंने अपने लीडरशिप में 4 लड़ाई जीती। मैम, तभी आप मुझसे आग्रह कर रही थी कि महिलाओं के लीडरशिप पर हम लोग लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। आप जरूर आंदोलन की ताकत पर थोड़ा सा आप बात कीजिएगा। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब सबको जानते हैं, आर्सेलरमित्तल को लोग बोलते हैं वर्ल्ड का स्टील जायंट है, लेकिन जब हमारे झारखंड में जमीन लेना चाहा, जहां से 40 गांव लोगों को 40 गांव को हटा के अपना वहां पर 12 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन के लिए कारखाना बनाना चाहता था, तो हमने पहली बार स्टेट बनने के बाद, मैं अंग्रेजी नहीं जानती हूँ, नहीं पढ़ने बोलती हूँ, लेकिन पहली बार एक अवसर मिला कि जब जवाबदेही लिए कि गांव को बचाना है, तो हमने पहली बार आरटीआई डाला उद्योग विभाग में, और पूरा
आरटीआई की कॉपी हमने जो आर्सेलर के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था, एक एक लाइन बाय लाइन मैंने लोगों के लिए पढ़ा। उसके बाद लोगों से कहा कि आपका ये इलाका जाएगा, आप सहमत हो? मालूम ने कहा नहीं। तब बोले कि तब कैसे होगा? तो बोले कि नहीं लड़ेंगे। तो बोले कि नहीं चलिए आप हम लोग के साथ। तो मैं बोले ठीक है। लड़ाई इतना तीखा था, मुझको एक बार नहीं कई बार मुझको डेथ थ्रेट मिला और मुझको कहा कि गांव जाना छोड़ दो, लोगों को समझाना छोड़ दो, नहीं तो इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का सिनत नहीं होगा। मैं हंस के बोली कि आपको जो करना है आप करो, लेकिन ना मैं गांव जाना छोड़ सकती हूँ, ना लोगों को समझाना छोड़ सकती हूँ। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। मेरे दिन बार बार मेरे पास फोन आने लगा। मैं इतना ही सोचने लगी कि देवने तुम डर के मारे अगर तुम गांव जाना छोड़ दोगे, सपोज तुम गांव में जाओगे, गोली मारेगा तो सिंगल डेड बॉडी देवने का गिरेगा। लेकिन अगर तुम डर के मारे गांव जाना छोड़ दे तो ऐसे ही एक छोर से कितना दूर तक लोगों का डेड बॉडी ऐसे बिछ जाएगा जो बिना गोली चलाए असली कीमती जंगल छीन ली जाएगी, जमीन छीन ली जाएगी, पूरी जीविका खत्म हो जाएगी, वो लोग अपने ही मर जाएंगे। मैं आज भी जिंदा हूँ। लास्ट में 10 साल लड़ाई लड़े। लग्जमबर्ग से लक्ष्मी निवास मित्तल को कहना पड़ा कि झारखंड में वहां के स्थानीय लोगों का स्ट्रगल इतना मजबूत है कि वहां पर जमीन लेना मुश्किल है, मैं अपना साइट बदलता हूं। हम आज भी जिंदा हैं। मैं महिलाओं से केवल नहीं, अब इतना लंबा संघर्ष के बाद अब मैं ये बात नहीं कहती हूँ कि महिला आप आगे आइए, आप संघर्ष कीजिए, आपका लीडरशिप लीजिए। ये करने के पहले मैं थोड़ा सोचती हूँ, क्यों ये समाज को इसके लिए सोचना पड़ेगा। महिला जब सामने आती है, एक नहीं 1000 कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिला होने के नाते हर कदम में कठिनाइयां रहती हैं। और एक कठिनाइयां ये भी है, शायद आप लोगों के यहाँ, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड से अलग यहाँ पर भी है। बेहतर है प्रफुल्ल दा बताएंगे, समझ सकते हैं कि जब आंदोलन में आप रहेंगे, जब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तब इस बात पर भी हम लोगों को बात करना होगा कि जब आप जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, ये तो पूरे हम लोग मानते हैं कि पूरे समुदाय के लिए। मैंने पहले ही कहा कि अगर आज की तारीख में अडानी को हम लोहा केवल दें, अभी तो कोयला का खूब ऑप्शन कर रहे हैं, कोयला ही उनके थाली में दे दे तो वो खाएगा नहीं। उनको भी चाहिए, अनाज चाहिए। जब उनको जीने के लिए हवा चाहिए, तुमको ऑक्सीजन ही चाहिए और दूसरा चीज नहीं चाहिए। तो हम लोग तो सबके लिए बचा रहे हैं जल जंगल जमीन, लेकिन ये दृष्टिकोण देश की बनी है, समाज की ये दृष्टिकोण बनी है कि अरे आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, तो आदिवासी लोग लड़ रहे हैं तो उनका जमीन बचाने के लिए, उनका अपना घर बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है और ये विचारधारा है, इस विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। और जब हम इस विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे तो अभी बहुत तो कुछ हम लोगों को देखना पड़ेगा। जब आदिवासी समाज के ऊपर में पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग को लोग बोलते थे, पहले हम लोग 94 से आज तक का लड़ाई में हमारे ऊपर देशद्रोह का केस नहीं हुआ।
लेकिन आप तो देशद्रोही केवल भरे हुए हैं इस देश में। जंगल बचाने की बात करेंगे, आप पानी बचाने की बात करेंगे, आदिवासी राइट्स की बात करेंगे, फिफ्थ शेड्यूल के राइट्स की बात करेंगे। मैं CNT एक्ट इलाके से आती हूँ। आदिवासियों का वहाँ CNT छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, हमारे यहाँ मुंडारी खुटखटी अधिकार है, हमारे यहाँ विल्किंसन रूल है। और ये रूल अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने के पहले से हम लोगों का था और अंग्रेजों को झोंकना पड़ा। और ये हमें अपना जो ट्रेडिशनल राइट्स है, मुंडारी खुटखटी अधिकार, CNT एक्ट 1908 में बना, देश 1947 में आजाद हुआ। और SPT एक्ट, विल्किंसन रूल, ये हमारा सब ट्रेडिशनल राइट्स हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के बाद इसी कानून को सपोर्ट करते हुए पूरे देश में जब फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की बात आई तो हमारा झारखंड और ये उड़ीसा भी फिफ्थ शेड्यूल में आया। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या करता है? फिफ्थ शेड्यूल में कहता है कि गांव का ग्राम सभा, ओरिजिनल ग्राम सभा, सरकारी ग्राम सभा नहीं, जब तक गांव का ग्राम सभा, गांव के किसानों की समिति सहमति नहीं देती है कि यह प्रोजेक्ट गांव में लागू होना चाहिए या नहीं, तो कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कारपोरेट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वो उसके लिए जमीन जबरदस्ती ताकत के साथ कोई एक्वायर नहीं कर सकता है। ये हमारे राइट्स हैं। और इस राइट्स में आप देखेंगे कि गांव के सीमा के भीतर फिफ्थ शेड्यूल को हम देखेंगे तो फिफ्थ शेड्यूल में कहता है कि गांव के सीमा के भीतर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जल स्रोत है, जंगल है, झाड़ी है, जमीन है, उसमें किसका अधिकार है? पूरे गांव का कलेक्टिव राइट्स है। उड़ीसा में भी है, उड़ीसा भी फिफ्थ शेड्यूल में आता है। वो अब सरकार उसको बोलती है, अब सरकार देख रही है, अभी तक हम लोग मान रहे हैं और इसका प्रूफ भी है और ये हमारा राइट्स है। और उसी राइट्स के तहत में पूरे भारत का जो फिफ्थ शेड्यूल इलाका है, वहां का जमीन आदिवासियों के साथ नन ट्राइबल समुदाय भी उसी के साथ तमाम चीजों का को एंजॉय कर रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद अब पानी का निजीकरण हो गया, भोजन का निजीकरण हो गया, शिक्षा का निजीकरण हो चुका। अब कहाँ पर निवेश करेंगे, मुनाफा कहाँ से आएगी? आप मुनाफा कमाना है जब भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर इन्वेस्टमेंटर आ गए, निवेश कर रहे हैं, सबका निजीकरण हो चुका। अब एक ही रास्ता है, जंगल का भी निजीकरण अभी थोड़ा बाकी है, नदी और झील झरनों का निजीकरण करना बाकी था। अब वो खुला हो गया और अब जितना भी आपके हाथ में जो जमीन था, गांव के हाथ में, जिसको हम कॉटन लैंड मानते थे, जो ट्राइबल सोसाइटी के हाथ में, दलितों के हाथ में, किसानों के हाथ में, पूरे फिफ्थ शेड्यूल इलाका में था, अब वो लैंड बैंक में बन गया। आप जमीन का कागजात अगर आप देखेंगे, गांव का नक्शा देखने जानते हैं, जमीन का प्लॉट नंबर देखने जानते हैं, तो जो जमीन, वो जमीन जिसका जो आपका कॉमन लैंड में था, जो चला गया, वो जमीन का प्लॉट लैंड बैंक में चला गया। नदी, झील और झरना जो प्लॉट, आप जमीन का जो प्लॉट था, जो आपका गांव की संपत्ति थी, आज लैंड बैंक में चला गया। हम लोग जब से लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो भी लैंड बैंक में जिस जमीन को आपने शामिल किया है,
उसको आप रिलीज कीजिए। वो जमीन किसके लिए बना रहे हैं? ऑलरेडी स्वामित्व गांव के हाथ में है, गांव के एक एक व्यक्ति उसका स्वामी है, लेकिन आप इस जमीन का स्वामी आप किनको देने जा रहे हो? अब अगले बार आगे बढ़ के अब आ गया है सरकार के मतलब, जो मैं राइट्स पर ही बोल रही हूँ, आपको तो ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई पॉलिटिकल भाषण दे रही हूँ, मैं राइट्स पर बात कर रही हूँ। अब 2020 में जो लॉकडाउन के समय अब सरकार ने एक नया पॉलिसी लेके आया, और वो पॉलिसी कहता है, वो पॉलिसी के आधार पर अब पूरे देश में वन नेशन वन लॉ, अब वन नेशन वन लैंड रिकॉर्ड रहेगा। और लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DLRMP पूरे देश में चल रहा है, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और उसके तहत में पूरे देश का जमीन का एक ही रिकॉर्ड बनेगा, एक डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, और उस डिजिटल रिकॉर्ड का मालिक आप नहीं होंगे, गांव के लोग नहीं होंगे, आदिवासी नहीं होगा। मैं आदिवासी राइट्स पर बात कर रही हूँ। वो आदिवासी नहीं होगा, उसका मालिक होगा NIC, दैट मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये कहीं बेंगलोर या पुणे में है। और ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा, डिजिटल सॉफ्टवेयर, इस सर्वर का को NIC अपना निजी प्रॉपर्टी मानेगी, और उसमें आप उस जमीन का, जो जमीन उस रिकॉर्ड में चला गया, उस जमीन को फिर आप वापस नहीं ले पाएंगे। आप अपना आपका अधिकार उसमें नहीं रहेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग गूगल कीजिएगा, गूगल में आप लोग जाइएगा, स्वामित्व योजना, पब्लिक प्रॉपर्टी कार्ड योजना, उसमें आपको 81 पेज का दस्तावेज मिलेगा। ये दस्तावेज कहता है, आज हम लोग यहाँ पर पुलिंगा पर बात करते हुए जमीन के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग हर उस पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं जो आदिवासियों के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में, किसानों के खिलाफ में होगा, जो मानव सभ्यता को विकसित होने से रोकने के लिए होगा। उस हर पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं, करेंगे, और इस विरोध को कोई नहीं रोक सकता है। अगर भारत देश को बचाना है तो ये हम लोगों का अपना मानना है। आप इसमें, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भी मानिए, लेकिन कोरोना के समय में हम लोगों ने सीख लिया है, अमेरिका जैसे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला, चाइना जैसे पूरा वर्ल्ड में अपना आधिपत्य जमाने वाला, कोरोना के समय सबके बाजू में लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन खरीदना चाहता था, लोग अपना पूरा जिंदगी का कमाया हुआ रुपया को दे के, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। और ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के बगैर ही जिंदगी खत्म हो गई। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये पहला लेक्चर आप लोगों ने हर एक साल में लेक्चर आप लोग दे रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, व्याख्यान आयोजन करते हैं, ये आप लोगों को धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंज को भी हम कैसे सामना करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास पॉलिसी बननी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास रणनीति बननी चाहिए। इसलिए कि जो प्रकृति ने ऑक्सीजन दिया है, उस ऑक्सीजन को अगर हम नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमें भी नष्ट करने से पीछे नहीं हटेगा। ये 2020 और 2021 ने हमें ये बतला दिया है। मैं अंतिम में कहना चाहूंगी कि हम लोग एक चीज में जो कमी देखती हूँ, वो कमी मुझे खलता है। जहाँ रिसर्च करने वाले, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ,
लेकिन पूरा देश दुनिया की बात करें, अभी मैं अमेरिका में इतने दिनों तक रही, अमेरिका का मैसाचुसेट्स, वहां यूमास लॉयल यूनिवर्सिटी ने 2023 के लिए मुझे ग्रेले स्कॉलर के लिए चयन किया। तो मैं वहां बहुत सारे क्लासेस में ले रही थी। मैं एक बात बोल रही थी कि पूरे देश विदेश के लोग, आप लोग पीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, आप लोगों के हाथ में जो ताकत है वही ताकत आप कलम चलाते हो, उससे से सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। देश का डेवलपमेंट का पॉलिसी आपका जो रिसर्च पेपर होता है उसी के आधार पर बनता है। लेकिन इससे केवल बात नहीं बनेगा कि आप सरकार का पॉलिसी बनाने के लिए आपका कलम चले, आपका जितने भी रिसर्चर हैं उनका कलम इस ओर भी चले कि ये प्रकृति कैसे बचेगी, कैसे क्लाइमेट जस्टिस की बात हम कर सकते हैं, कैसे सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं, कैसे हम ह्यूमन राइट जस्टिस की बात कर सकते हैं। आपका पीएचडी का पेपर, आपका पीएचडी कलम इधर भी चलना चाहिए। मैं अमेरिका के लोगों को भी मैं यही बात बोल रही थी, इसलिए कि आज तक अगर बेमनी बार्ला की बात करेंगे तो कनाडा से, रूस से, अमेरिका से, कहां से आज तक 2-3 हजार 4 हजार लोगों ने डॉक्टरेट पेपर पूरा कर लिया है। लेकिन जो हम लोग जो झेल रहे हैं, हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई में कहीं धार नहीं मिल रहा है। और जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हमारा पर्यावरण डिस्ट्रॉय होने से, डिस्ट्रक्शन करने से रोकना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। आजकल तो मैं सबको को मैंने बाहर से आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि आपको क्या जानना चाहिए, सो आप हमको बताइए, विषय वस्तु बताइए। तो बोलते हैं कि नहीं, हाँ ये जानना है। इटली से आए हुए रिसर्चर बोलते हैं, कनाडा से आए हुए रिसर्चर। मैं बोलती हूँ कि वो डिस्प्लेसमेंट समझना है तो हाँ, तो मैं बोले कि चलिए एक दिन आप हमारे साथ डिस्प्लेस पीपुल के बीच में रहिए, जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके घरों में आप 2 घंटा बैठ के रहिए। आप एक दिन कम से कम वहां पर रहिए, तो हमसे आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। खुद आप उनके जिंदगी को पढ़ लेंगे और पूरे जिंदगी को आप पढ़ लेंगे और आने वाले समय को भी आप पढ़ लेंगे। तो मैं सारे लोगों से आजकल मैं वही बात बोलती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं आपको बैठ के इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ। और मैं दिल्ली के रिसर्चर उन लोगों को भी बोलती हूँ कि आप तो दिल्ली के हो, आपको पैसे मिले हैं उस रिसर्च करने के लिए, आप जाओ गांव में जाओ और गांव के लोगों की जिंदगी को देखो। मेरे मित्रों, शायद मेरा बात ये कड़वा आप लोगों को लगेगा, लेकिन मेरा ये अपील है, विनम्र अपील है, इसलिए कि हम लोग भाषण देंगे तो हम लोग को ज्यादा बोलेंगे। तो मैं तो 3 महीना जेल में रही हूँ, केस अभी भी लड़ रही हूँ, जंगल बचाओगे, जमीन बचाओगे, तो हमारे ऊपर कई केस हो गए, इन दादा के ऊपर में कई केस हैं। लेकिन मैं तभी बोल रही थी कि हम लोगों को कुछ नया चीज समाज को देना चाहिए। पूरा जमीन बचाइएगा, जंगल बचाइए, जब केस हो जाएगा तो आप अकेले जेल में रहिएगा और केस भी अकेले लड़िएगा, कोई आपके साथ नहीं होता है। तो ये जो समाज की जो सोच है, इस सोच को भी बदलना पड़ेगा, तब उड़ीसा बचेगा, छत्तीसगढ़ बचेगा, झारखंड बचेगा, पूरा भारत बचेगा। बहुत सारे राइट्स हैं। और जहां महिलाओं की बात मैं बोल रही थी कि मैंने महीने ही बोलती हूँ आजकल महिलाओं को कि आप आगे आइए, जब जेल चले जाएंगे आप तो आप अकेले रहेंगे, उसके बाद कोर्ट में आप अकेले छान मारते रहिए जब जब डेट होगा। और अपना, मैं तो चाय बेचती हूँ, चाय की दुकान है क्लब रोड में, जब से मैं समाज बचाने के लिए निकली हूँ मैं क्लब रोड में चाय की दुकान चलाती हूँ। मैं जब जेल में रहती हूँ मेरा
हस्बैंड मेरा चाय दुकान चलाता है, जब मैं भाषण देने जाती हूँ वही चाय दुकान चलाता है, और जब मैं केस लड़ने के लिए जब मैं कोर्ट में जाती हूँ तो आहिस्ते से मेरा हस्बैंड चाय का पैसा निकाल के मुझको वकील का फीस देता है। इसलिए मैं डरती हूँ कि हर कोई देवमणि की तरह नहीं हो सकते हैं ना, सब कोई को अपना पति मने के वकील को पैसा देने के लिए नहीं देगा। तो मैं इसलिए मैं डरती हूँ, मैं बोलती हूँ थोड़ा सा जुबान संभाल के कि ये बहन आप बाहर निकलो, तो समाज को इसका दायित्व लेना पड़ेगा कि बहनें किस तरह से आगे आएंगे, किस तरह से बहनों का लीडरशिप इस देश में होगा। संविधान को बनाने में 15 महिलाएं थी इस देश की, जब 15 महिलाएं थी संविधान को बचाने के लिए, जंगल जमीन बचाने के लिए भी महिलाएं हैं, तो उनको आप नहीं बचाएंगे, उनकी ताकत को आगे नहीं बचा सुरक्षित रखेंगे, तो हम लोगों को कई चीजों पर आगे रणनीति भी बनाना होगा, सोचना भी होगा। शायद मैं ज्यादा कह दी, माफी तो नहीं मांगूंगी, आप लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं बिना बोले, बिना अपना भी अंदर का तमाम चीजों को निकाले कैसे मैं अपने को रोक सकती हूँ। मुझे लगता है पुलंगा आज 1-1 इंच जमीन में पुलंगा है। यूकेलिप्टस वर्ल्ड बैंक है, यूकेलिप्टस बड़े बड़ा रियल एस्टेट है, जिसको पुलंगा ने रोका और उस दलित महिला ने रोका। मुझे लगता है उसको हम लोगों को 1000 बार प्रणाम करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए उस महिला को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ कि आदिवासियों का जीवन, आदिवासियों का जंगल जमीन, नदी और पहाड़ वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उसको हर हाल में बचाना है। और हम अपना जो भ्रांति है कि ये आदिवासियों का जमीन है वो बचाएंगे, ये भ्रांति को तोड़ के हमको ये कहना होगा कि जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, यहीं से हमको जिंदगी मिलेगा। हर समुदाय को कहना होगा कि हम आदिवासियों के संघर्ष के साथ हैं, हम उनको उनके संघर्ष को मजबूत करेंगे। ये हम में नई सोच लानी होगी। आप लोगों को मेरा जोहार। पहला सवाल आपने किए, आप का जो पहला सवाल है, आदिवासी समाज अगर जंगल जमीन के साथ जीता है, उनका भाषा संस्कृति जल जंगल जमीन के साथ है, दूसरे तरफ सरकार इनको मॉडर्नाइज करने की बात कर रही है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें मुझे लगता है कि अगर सरकार कैसे मॉडर्नाइज किस तरह से करना चाहती है। ने मॉडर्नाइज का मतलब ये नहीं है कि मतलब आम लोग कहते हैं कि हाँ आदिवासी लोग पहले इतना चौड़ा वाला, पूरा पश्चिम बोलते हैं उसको, छोटा सा कपड़ा पहनते थे, गरीबी था, मतलब कपड़ा उतना इस्तेमाल नहीं करते थे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे, उनका अपना करघा का बना हुआ कपड़ा होता था वो पहनते थे। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग को, मुझको भी सवाल करते हैं, अरे मैंने परंपरा की बात करते हो तो ये इतना फाइन कपड़ा क्यों पहने हो, ये आप शू क्यों पहने हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना ट्रेडिशनल छोड़ दिए हैं, अपना ट्रेडिशन छोड़ दिए हैं। ट्रेडिशन का मतलब है हमारा कलेक्टिवनेस, भाषा संस्कृति का मतलब है हमारा जंगल जमीन के साथ हमारा रिश्ता, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये है ट्रेडिशन। एक दूसरे के लिए जीते हैं, ये है ट्रेडिशन। आप लोग सुने होंगे कि आदिवासी समाज में अभी भी है, वो गाय पालते हैं, बछड़ा देती है तो दूध नहीं दूहते हैं, वो दूध को बोलते हैं कि बछड़ा बढ़ेगा, उनका भोजन है, हम इनको नहीं दुहेंगे। तो ये है मतलब आदिवासी समाज का ट्रेडिशन।
तो ये ट्रेडिशन तो दुनिया को शिक्षा देता है एक दूसरे के लिए जीने का, एक दूसरे के को प्यार करने का। रही बात उसको हम मतलब मॉडर्नाइज, किस तरह का मॉडर्नाइज, अब मॉडर्नाइज करने के बाद अब फिर तो आप वहीं पर आ रहे हो। अब अभी आप ही लोगों का जवाब में अब मिलेट खोज रहे हो, रागी खोज रहे हो। पहले आपने नूडल तक हम लोगों को लेके गए, नूडल तक लेके गए। अब नूडल के बाद आजकल तो अनाज के बदले में, पहले मैं देखती थी कि पप्पी के लिए इतना बड़ा बड़ा गोल गोल भोजन का सब्स्टिट्यूट पप्पी को खिलाते थे। अब तो आदमी लोग को सब्स्टिट्यूट खिलाते हैं। अब उससे भी बोला कि ना 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 ये नहीं होगा, अब चलो मिलेट ही सही है। अब बोला कि मिलेट ही सही है, रागी है, बजरा है, ज्वार है, ये जो मोटे अनाज है जिसको आदिवासियों का गरीब खाना बोलते थे, जो कम बरसात में होता था, जो उबड़ खबड़ खेत में जमीन में होता है, अब सारे लोग बोल रहे हैं कि मिलेट की तरफ जाएं। तो कौन सा मॉडर्नाइजेशन हम की तरफ आप ले जा रहे? हम तो बैलेंस, पहले भी बैलेंस थे, अभी भी बैलेंस है। आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हो, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप स्वीकार कर रहे हो। दूसरा है जंगल जमीन उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में मिलेट का, सिर्फ उड़ीसा में मिलेट नहीं, अब सब जगह आप लोग मिलेट मिलेट मिलेट। और मिलेट को समझने के लिए अब लोग देखा कि नहीं हाइब्रिड का, मैं पहले बोलता था कि कैसा खेती करे, आदिवासी झूम की खेती करता था, जहां पर आपका खार पतवार जैविक ये से खेती होता था। वो बोला कि नहीं उत्पादन सही नहीं होता है, तो बोला कि नहीं हम यूरिया दे रहे हैं, यूरिया का हम लोग उपयोग करने लगे, खूब उपजा रहा है। अब बोलता है कि नहीं यूरिया का पैदाइश से मतलब वो जो चावल है ना वो सही नहीं है, पौष्टिक नहीं होता है, इसलिए आप बोलता है कि मिलेट करो। आप बोलता है कि नहीं पहले इतना आपने यूरिया इस्तेमाल कर लिया, इतना आपने तमाम यूरिया और क्या क्या इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया कि हमारा बर्मी जो जैविक ये खाद बनाने वाला बर्मी वो मर गया। अब वो मर गया तो आप उनको पालतू बर्मी आप ला के बोल रहे कि हाँ आप तुम बर्मी पालो। अरे अरे हम पहले से ही मतलब हैं, तुम हमको नहीं स्वीकार किया, आखिर अब आ गए। अब बोलता है कि पालतू बर्मी करो और जैविक खेती करो। तो आपने जो कहा मिलेट, आप दुनिया समझ गई कि वो जो पेस्टिसाइड से एक ही इसमें मिर्चा का पेड़ लगाता है, उसमें बैगन भी होता है, उसमें आलू क्या बोलते हैं बैगन भी होता है और क्या क्या भी होता है। हम लोग सुनने जाते कि ये कांच होता है, आपको आंख से देखते हैं, आप बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए ठीक है। अब तुम मिलेट की तरफ का सबको आ रहे हैं, पूरा देश आ रहा है, इसलिए हम लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वापस आ रहा है और हम लोग को स्वीकार कर रहा है। हम लोगों का ज्ञान जो है और हम लोग का साइंस है उसको स्वीकार कर रहा है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में हमारे नौजवान ने पूछा। हम लोग देश के विरोधी नहीं है, देश सुरक्षित रहे। कौन नहीं चाहता है कि पुलवामा ना हो? हा? कौन नहीं चाहता है कि पुलवामा जैसा कुछ ना हो जिसमें हमारे 40 बच्चे, जिसमें झारखंड के भी 4-5 बच्चे थे। कौन नहीं चाहता है कि हमारा देश शांति से रहे? हर कोई चाहता है। हम लोग नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन नहीं देने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय झारखंड में आपका रांची के इर्द गिर्द में जितना दूर लंबा चौड़ा आप देखेंगे, आप यहाँ से टाटा से होके आप जाएंगे तो मिलिट्री कैंप मिलेगा। पूरा रांची के इर्द गिर्द वहां पर 1,00,000 एकड़ से कम नहीं, यहाँ से रांची के इस छोर से उस छोर तक हम लोगों ने आर्मी को दिया है जमीन। उस समय बोलता था कि हम लोग रेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग दे दिया। अभी भी जितने भी गाड़ियां खड़ी हैं वो हम लोगों ने दिया है, उसका हम लोगों ने कोई मुआवजा नहीं लिया है।
तो देशभक्ति के में हम लोगों ने दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना को जरूरत थी तो दिए। अब फिर बोलोगे कि नहीं, अब दूसरा जगह हम नहीं करेंगे। जो जैविक विविधता और एग्रीकल्चर लैंड जहां पर पूरी तरह से उर्वरक है और आदिवासी हैं, दलित हैं, जहां पर आपका प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसी को आप हटा के बोलोगे कि हम देश का सुरक्षा करेंगे, एक तरफा नहीं चलेगा, बैलेंस चलना चाहिए। आने वाले आप आपका किसी का सवाल है कि आने वाले समय में लड़ाई तो और तेजी होगा, उसका विकल्प में उसका हाल ने रोकने का क्या होगा? हम लोग इतने ही जानते हैं, पूरा इतिहास है, पूरा इतिहास खंगालेंगे तब में पता चलता है कि पूरा इतिहास से लेके आज तक लड़ाई चल रहा है। अब जब लड़ाई चल रहा है और हम बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी रोकना चाहिए, वो पॉलिसी गलत है, वो पॉलिसी को इसलिए रोकना चाहिए कि इससे जंगल, इससे जमीन खत्म हो जाएगा, इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जिस दिन सरकार मान जाएगी कि हमको रियल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल लाएंगे, तो निश्चित रूप से उस दिन आदिवासियों को किसी को भी आगे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होगी, उस दिन खत्म हो जाएगा। मैं एक चीज मैंने उदाहरण देती हूँ, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है। आप पूरा धरती में कोयला है, लोहा है, यूरेनियम है, ये है, वो है। आप डेवलपमेंट का मॉडल आपका क्या होना चाहिए? माइंस करना है तो पूरे धरती में है, तो पूरे धरती के लिए अगर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट माइनिंग करोगे तो खोखला हो जाएगा। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल का मतलब ही नहीं रह गया है। तो आपको मॉडल तैयार करना पड़ेगा कि कितना एग्रीकल्चर लैंड के लिए होगा, कितना एजुकेशन हब के लिए होगा, कितना स्वास्थ्य के लिए होगा, कितना एग्रीकल्चर के लिए होगा, कितना क्या के लिए होगा। आप मॉडल तैयार करो। ऐसा नहीं कि कारपोरेट जो बोल दिया कि पैसा दे रहे हैं तो वहीं पर पैसा अगर ला के आप डालने लगे होगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तब ये लड़ाई अंतहीन होगा। और आदिवासी लोग नेटिव अमेरिकन की तरह और अमेरिकन 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 की तरह लड़ के खत्म हो जाएंगे। तब म्यूजियम में आप खोजने जाएंगे, उनके गीतों को सुनेंगे। जो आपने ये जो यहाँ 50% की बात बोले कि लड़ना तो पड़ेगा, 50% बहुत है और पूरे देश को लड़ना है और लड़ाई तो जीतेंगे। कभी हम लोगों ने हार तो नहीं माना है।